हेलो बच्चों, मैं आपको 6 क्लास की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। क्या आप लोगों को वीडियो क्लियर है? तो चलो हम आज शुरू करते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री, हमारा इतिहास। इस चैप्टर का नाम है हमारा इतिहास। ये हिस्ट्री का बुक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग आज बुक रीडिंग करेंगे। तो चलो, यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। तो अतीत को जानना हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जब तक अतीत को जानेंगे न, अपने अतीत को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक समृद्धि है। यदि कोई समाज अपना इतिहास नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को वीडियो क्लियर है? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। चलो ठीक है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या मतलब थी है, क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? तो इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब हमें इतिहास यानी हिस्ट्री से ही मिलेगा। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है। सही बात है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। देखो यहाँ, अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती। मतलब देखो, इतिहास उस समय का है जब कभी लोग लिखना भी नहीं जानते थे। उस समय का भी इतिहास हमें बातें हमें इतिहास से ही पता चलती हैं। नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों, पुराने सिक्कों और अभिलेखों, बड़े बड़े पत्थरों पे कोई चित्र बना हुआ रहता था, में मिलती है। बहुत पहले कभी जैसे जब लोग लिखना तक नहीं जानते थे, तब तक की भी जानकारी हमें किस चीज़ से? इतिहास से ही मिलती है। यह नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तु, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली और जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। तो मान लो तुमसे किसी ने पूछ दिया
कि कौन से ऐसे समाज हैं जिनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। तो तुम लोग क्या बोलोगे लोग, कबायली और जनजातीय। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं गया वो। अच्छा चलो मैं आप लोगों को फिर से पढ़ा देती हूँ। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। मतलब हम लोगों को कल क्या हुआ पता चल जाता है, मतलब घर में कोई है उससे पता चल जाता है, या न्यूज़ वगैरह से पता चल जाएगा। हम लोगों को उस टाइम की भी जानकारी पता चलती है जब लोग लिखना नहीं जानते थे। मतलब इसकी जानकारी हमें किस चीज़ से प्राप्त होती है, इतिहास से। जब लोग लिखना किस चीज़ से, कभी सिक्कों से ज़मीन के अंदर दबे सिक्कों, अवशेषों, वस्तुओं, अभिलेखों, मतलब चट्टानों पे कोई चित्र बना दिया उससे पता चल जाता था। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। देखो मतलब हमारे साथ इस युग में कबायली और जनजातीय समाज अभी भी जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। सही है, दिख रहा है सबको? हाँ चलो दिख रहा है, तब मैं आगे बढ़ाती हूँ। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। मतलब उनके किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज, मतलब उनके रीति रिवाज से हमें पता चलता है कि हाँ कबायली और जनजातीय समाज भी अभी हैं। उन्हीं की मदद से हमें ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। यानी कि अच्छा चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? उस टाइम थोड़ा सा वीडियो कट मतलब एथी हो गया था। दिख रहा है सबको? इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी, थोड़ा सा यहाँ पे एथी हो गया, जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया। अच्छा तुम लोगों को ज़रूर सोचते हो लोग कि मनुष्य कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है, इतिहास से ही, कि मनुष्य कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। इस सब की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। तो चलो आगे हम पढ़ें। चलो तो हम आगे पढ़ें। अच्छा चलो हम लोग पता करते हैं कि मानव कैसे रहते थे, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। पहले के लोग मतलब पहले तो जितना लोग आपके लोग फैसिलिटी से खाना खाते, पहले वो सब नहीं था। पहले के लोग कंद मूल या फिर जानवरों को मार के शिकार करके वही लोग खाते थे। बाद में धीरे धीरे कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया। अच्छा देखो पहले वो लोग जानवरों का शिकार करते थे और वहीं
वैसे ही मतलब पहले कच्चा ही खा जाते थे। एक बार गलती से किसी से जल गया तो मतलब उन लोगों को वो लोग खाए, अच्छा लगा तो पका के खाना चालू कर दिए वो लोग। पहले के लोग मतलब जानवरों का शिकार करके वही खाते थे। उसके बाद कंदमूल इकट्ठा करके, जैसे कि घास फूस यही सब। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा। धीरे धीरे पहले के लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं से धीरे धीरे निकल के अपना खर पतवार से घर बनाना, उसके बाद धीरे धीरे मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया। कपड़े पहनना आरंभ किया। आग के उपयोग को जाना। धीरे धीरे लोग गुफाओं से निकलकर मतलब मकान बनाना, अपना खुद का मकान बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे कपड़े पहनना आरंभ किए। पहले के लोग तो मतलब बंदर थे। हम सभी के पूर्वज क्या थे? बंदर थे। तो पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे उतना। धीरे धीरे वो लोग कपड़ा पहनना आरंभ किए। आग का उपयोग जाना। और आग का उपयोग जाना। आग को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोगों को पता है आग खाना बनाने में, आग तापने, सर्दियों में मतलब लोग आग तापते हैं। पहले उन लोगों को पता नहीं था कि आग होता क्या है। औजार हथियार बनाए। दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा। व्यापार किया। मुद्रा का उपयोग आरंभ किया। राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया। उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए। कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। धीरे धीरे लोग औजार बनाना सीखे। उसके बाद कहीं दूर दूर जाने के लिए गाड़ी हो गई। ये सब के पास पहले गाड़ी नहीं थी। पहले के लोग पैदल ही जाया करते थे। तो यहाँ पे दूर दूर स्थानों तक जाने के लिए, यात्रा करने के लिए सवारी का उपयोग सीखा। तो अब अभी ना गाड़ी हुई है। पहले के ज़माने में मतलब बैलगाड़ी ही थी। उसके पहले क्या था वो मेरे को नहीं पता। उसके पहले भी हुआ। उसके पहले लोग पैदल ही जाते, अधिकतर कहीं जाना होता था तो पैदल ही जाते थे। उसके बाद बैलगाड़ी से जाना चालू कर दिए। तो धीरे धीरे वो लोग सवारी का उपयोग करना सीखे। उसके बाद व्यापार सीखा। व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार किया। मुद्रा का उपयोग आरंभ किया। पहले राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया। उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए। कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इस सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। मतलब पहले साम्राज्य बनाए गए, उनका संगठन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के वो बिखर भी गए। इन कैसे बिखरे, क्यों बिखरे, उन सब की जानकारी, कैसे उत्थान मतलब साम्राज्यों को बनाया गया और उनको बिखारा गया, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इतिहास से ही प्राप्त होती है। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास, मैं इस लाइन को जरा दोबारा रीडिंग मार दे रही हूँ क्योंकि तुम सब सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे।
किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। मतलब किसी भी मानव समूह या समाज के विकास के लिए एक निर्धारित स्थान बहुत जरूरी होता है। उस परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि पहले आरंभिक सभ्यता यानी पहले के लोग नदी के किनारे ही क्यों अधिकतर रहते? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। अच्छा, आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। अच्छा, नदियों के किनारे खेती का काम आसान क्यों होता है? कि नदियों के किनारे खेती रहेगी तो वहाँ का ज़मीन पहले से ही थोड़ा सा सर्दा हुआ रहता है। उसके बाद वहाँ से पानी उनी पटाना हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। नदियों के रास्ते व्यापार लोग कैसे करते थे? सुविधा थी तो लोग कैसे करते होंगे? नाव से आते जाते होंगे। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। पर्यावरण हमारे खान पान, वेशभूषा और रहन सहन सबको प्रभावित कर देता है। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थीं। अच्छा, तो अभी हम लोग किसके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं? भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब अपने इंडिया के बारे में। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी जानेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। चलो हम लोग आगे बढ़ें। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। पहले के लोग इतने फैसिलिटी वाले नहीं थे। पहले के लोग कंदमूल जमा करके, कंद का मतलब वो जो मिट्टी के नीचे जो पाया जाए जो भी फल होता है उसे कंद बोला जाता है। फल जैसे कि आलू सब हो गया। मूल मतलब मूली इकट्ठा करके वो वही खाते थे। जानवरों का शिकार करते थे।
जानवरों का शिकार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों से औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो कोई आपसे पूछे कि मनुष्य सबसे पहले किस चीज़ से औजार बनाना शुरू किए थे, तो पत्थरों से औजार बनाना शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा सबसे पहला आविष्कार था। मनुष्य द्वारा सबसे पहला आविष्कार क्या था? पत्थरों से औजार बनाना। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। पहले लोगों को पता नहीं था कि आग का उपयोग कैसे होता है, आग होता भी है या नहीं ये भी लोगों को पता नहीं था, उनका उपयोग भी नहीं पता था। तो इन सब की भी खोज किसने की? मनुष्यों ने ही की। क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगे। खुद को आग में ढक कर खुद को आग से, ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। उसके बाद वो लोग जानवरों से बचने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। चलो हम आगे पढ़ें। अच्छा रुको, मैं तुम लोगों के पास नोट्स लिख आती हूँ। चलो देखो, ये रहा नोट्स। इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन इस पर उतना एथी मत करना। लो, इतना बड़ा लिखा है, जहाँ तुम लोगों को समझ में आए वहीं बस इतना बड़ा तुम लोगों को आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा छाट के याद कर लेना, समझ लो, छाट के और याद कर लेना। ऐसे तो हिस्ट्री में अधिकतर चीज़ याद करने वाला ही होता है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इतिहास क्या है? इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही वर्तमान को समझा जा सकता है। हम लोग जब तक अपने अतीत को नहीं जानेंगे कि हमारे अतीत में हमारे साथ क्या हुआ था, तब तक तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि वर्तमान में क्या हुआ। चलो, जब तक हम लोगों को अपने अतीत के बारे में पता नहीं चलेगा कि हमारे अतीत में हमारे साथ क्या हुआ था, तब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग अतीत को जानेंगे ही नहीं तो हम लोगों को वर्तमान में कैसे रहना है, क्या करना है, नहीं समझ में आएगा। और जब पता चलेगा तभी तो और हम लोग भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक समृद्धि है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी भी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। ठीक है, तुम लोग तो ये बोलोगे दीदी वही पूरा उठा के लेके चली आई है। सही बात है। तुम लोग ये बुक से भी लिख सकते हो लोग। यहाँ से ये पूरा ये थी है। ठीक है, ये पूरा लिख लेना लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। ऐतिहासिक काल, अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती। यहाँ पे ये कह रहा है कि अतीत इतिहास हमें उस समय का भी इतिहास हमें पता चल जाता है जब लोगों को लिखना तक नहीं आता था।
बल्कि जमीन नहीं मिलती थी, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। वह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है, जब लोगों को लिखना तक नहीं आता था, उस समय का जो हमें इतिहास मिलता है अभिलेखों, वस्तुओं और सिक्कों से, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। ठीक है। कबायली और जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। हाँ, तो चलो, किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण और विशेषताएं सभी का योगदान होता है। तुम लोग तो बोलोगे लोग, दीदी बुक का ही एथी उठा के लाई है, तो हाँ, दीदी बुक पढ़ती हैं पहले, उसमें का मेन जो टॉपिक होता है वो तुम अपने बच्चों के लिए, मतलब अपने भाई बहन के लिए लिख के लाती है। चलो अब हम लोग फिर से थोड़ा सा बुक रीडिंग मार ले। सबको वीडियो क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है? चलो अब हम पढ़ाना स्टार्ट करें। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज या जीवन शैली को समझ सकेंगे। मतलब समाज, चौथे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समाज संगठित कैसे हुए, हम अपने जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ही ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दिख रहा है, मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिनके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। देखो, चौथे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? आप संगठित समाज की जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। खेती मनुष्य ने सीख ली थी। अब पशुपालन, मतलब पशुओं को कैसे पाला जाता है, उनको कैसे रखा जाएगा, उनको क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, उनको कैसे स्थान पर रखा जाएगा, ये लोग सीखे। और व्यापार करना सीखे, व्यापार कैसे किया जाता है। व्यापार को भी सीखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चल जाओ व्यापार करने। और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की विलपना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मतलब पहले जब लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, जिस टाइम लोग लिखना भी नहीं जानते थे, उस टाइम कोई मरता था तो ऐसे ही फेंक आते थे लोग, उन लोगों का दाह संस्कार नहीं होता था। अब जब थोड़ा थोड़ा विकास हुआ तो लोगों ने मृतकों का दाह संस्कार करना सीखा।
मतलब क्या करते थे, मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। इस युग में भी लोग मतलब किसी किसी गाड़ा जाता है, कोई जलाता है तो कोई गाड़ता है। इस चैप्टर में बस पढ़ना ही है, उतना इसमें इति नहीं है। बस इसमें बताया गया है कि इतिहास क्या था, इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और चैप्टर के बारे में बताया किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलो 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उन्होंने नहीं छोड़ा। पुरातत्व यह जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, काल, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मुहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। देखो, जब मनुष्य ने अन्य अर्थ में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण इतिहास के लिखित साक्ष्य उन्हें नहीं छोड़े। वो क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि उस टाइम लिपि विकसित नहीं हुई थी। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हम प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, काल, धर्म आदि जमीन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपना लिया है। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मुहरों पर उनके लेख मिले। लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। चलो आगे 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 हाँ आगे हो गया। अब देखो हम लोगों को 6ठी अध्याय में क्या पढ़ना है। आप वैश्विक गलती से पढ़ा गया। आप 6ठे अध्याय में आप वैदिक काल में के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग, बौद्धिक युग और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। 6ठी अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल है। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे। वेदों की रचना हुई जब वो लोग मतलब लिखित रूप में नहीं थे, कहीं चित्र वगैरह बना होगा। इसलिए
इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वैदिक शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और सबसे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। देखो यहाँ पे राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और यहाँ से जहाँ जहाँ हाईलाइट करो प्लीज बाबू लिख लेना लोग। इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उन्नत हुए। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म, कौन कौन से धर्म? बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी पड़ा। रुको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी पड़ा। बौद्ध और जैन धर्म की नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बौद्धिक विकास से संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की स्थापना भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? कोई तुमसे पूछे विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के
सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो क्या बताओगे लोग? बिहार में। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। तुमसे कोई पूछ दे कि बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र कौन है, तो क्या बताओगे लोग? बिहार। अध्याय 9। वीडियो क्लियर है सबको? कहीं दिक्कत हो तो जरा तू लोग बुक साथ में रखना लो। हो गया। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। तो तुमसे कोई पूछे कि विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप प्रचलित होंगे, जिसने सब पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। पहली कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अशोक महान ने। और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के संस्कृति प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। अच्छा चलो, 10वें अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। विशाल साम्राज्य के स्थान पर क्या विकसित स्थान? छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। उनमें कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनकी स्थापना किसने की थी? विदेशी मुल्क वालों ने की थी। इनके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास की साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसी काल में मतलब अभी इसी काल में दक्षिण भारत के में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। 11वें अध्याय में सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकते हैं कि किसी प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन काल और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। कहाँ? बौद्ध धर्म और उनके प्रभावाधीन काल और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक हो गया। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।
बच्चों, अब मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगी। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना तो तुम लोगों को पढ़ के जरूर लगा होगा कि इतिहास हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। अध्ययन क्या क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगित है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। सही बात है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इनके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यदि यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। अब चलो तुम लोग थोड़ा सा नोट्स देख लो। नोट्स में भी मैंने बुक पढ़ा, उसमें से जो अच्छा अच्छा पॉइंट मेरे को लगा वही मैंने लिखा है, तो तुम लोग नोट्स बनाने लो। देखो, ये मैं धीरे धीरे इति कर रही हूँ। ये सब तो मैंने तुमको पढ़ा ही दिया है। यहाँ पे तुमसे कोई पूछ सकता है विशेषकर किन किन जातियों का इतिहास इस युग में हमें लिखित नहीं लिखा गया है। तुम लोग क्या बताओगे? कबायली और जनजातीय समाज। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। पर्यावरण हमारे खान पान पर्यावरण हमारे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को प्रभावित करता है। ठीक है। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। इतिहास की प्रक्रिया कितने कालों में बटी हुई है वो सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। ठीक है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे? कंदमूल इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके, वैसे ही वो लोग अपना ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए, मगर यह मनुष्य द्वारा सबसे पहला आविष्कार था। मनुष्य द्वारा सबसे पहला आविष्कार क्या था? पत्थरों के औजार बनाना, आग का इस्तेमाल। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। पशुपालन सीखना था। पशु को भी ऐसे ही नहीं पाला जैसे उसको पशु पालने के लिए भी कुछ सीखा जाता है।
पशु को कैसे जगह पे रखना है, उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है, सब ना देखना पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वैदिक शब्द। बौद्ध और जैन धर्म के रूप नए विचारधाराएं धाराएं यहाँ पे थोड़ा हो गया धाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। बौद्ध और जैन धर्म की नई विचारधारा से किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा? तो भारत पर भी पड़ा और विदेशों पर भी पड़ा। ठीक है, लिख लिए लोग, वीडियो पॉज करके सब लिख लेना लोग, नोट्स बना लेना लोग सब। बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार एक इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ठीक है, लिख लेना लो, याद कर लेना लो। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। ठीक है, मैंने रेड पेन यूज़ किया है, तुम लोग रेड पेन यूज़ मत करना लोग, इतना कलर पेन है, कलर पेन भी यूज़ मत करना लोग, बस पेंसिल, ब्लू पेन और ब्लैक पेन से नोट्स बनाना लोग। ऐसे पेंसिल से अधिक अच्छा रहेगा, कहीं गलत भी होगा गलती से तुम लोग से तो वापस सुधार सकते हो लोग। चलो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्षेत्र तो अलग अलग इतिहास। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास अलग अलग होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास अलग अलग बनाए। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न नाम दिए हैं। अधिकांश ने इसे हिस्टोरिया शब्द का रूपांतरण माना है। इस शब्द के जन्मदाता हेरोडोटस थे। यूनान के हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो तुमसे कोई कुछ पूछ दे कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को, यूनान के हेरोडोटस को। वर्तमान में इतिहास एक सामाजिक विषय है। इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य, उनकी उपलब्धियां, उसके उत्थान और तथा पतन, उसके विचार आदि का अध्ययन होता है।
आगे आगे आगे। इतिहास के अध्ययन में घटनाओं को एकत्रित किया जाता है। घटनाओं के विषय में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों का समाधान निष्पक्ष, वैज्ञानिक तथा कालानुक्रम पद्धति से ढूंढा जाता है। ठीक है, कहाँ से ढूंढा जाता है? इतिहास के अध्ययन के तरह विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राष्ट्रीय संबंध, संसदीय, औपनिवेशिकी आदि। लिख लेना लोग, सब अलग अलग है। मैंने पॉइंट बना दिया है यहाँ पे, जैसे पॉइंट बना के लिखा है वैसे ही तुम लोग भी लिखना लो। इतिहास के अध्ययन का बड़ा महत्व है। इससे अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधारा जा सकता है। जैसे कि अतीत में कोई कुछ गलती कर दे तो उसको वो वर्तमान में सुधार सकता है, इसीलिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है। समस्याओं के हल को ढूंढा जा सकता है। अतीत के आधार पर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और अपनी धरोहर को समझ सकते हैं। अतीत के आधार पर हम अपने अतीत में हम कोई गलती किए हो तो हम उसको वर्तमान में सुधार सकते हैं। ठीक है। महान वैज्ञानिकों की जीवनी और उपदेश हमें प्रेरित करते हैं। अच्छा चलो, अब अभ्यास प्रश्न इतना पढ़ाया। अब कुछ दीदी तुमसे क्वेश्चन करवाएंगे, इसको लिख भी लेना लो। ठीक है। इतिहास, यहाँ पे इतिहास लिखा है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। मैंने आंसर तोप दिया, आंसर छुपा दिया है। बताओ लोग। तुम लोग ना अब वीडियो पॉज करके बता देना लोग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? लैटिन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है किस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, सॉरी गलती हो गया, लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, यहाँ पे न लिख लेना लो, ना हो, उसे क्या कहा जाता है? न हो, उसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। तुम लोग अपना मार लेना लो। ठीक है। चलो, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? किस लिपि में लिखे थे अशोक ने अपने अभिलेख? देवनागरी में, ब्राह्मी लिपि में, या फारसी लिपि में, या रोमन में? किस लिपि में? तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि होगा। अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? ब्राह्मी में। ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे नीचे दिया गया है, खाली स्थानों को भरे डैश 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 को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे नीचे दीदी ने आंसर लिख दिया है हेरोडोटस। ठीक है, तुम लोग अपना वीडियो पॉज करके और लिखना लो। चलो लो अगला क्वेश्चन, प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? कार्बन 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 14 पद्धति। अब अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में लिखे थे? अभी जस्ट ही देख लो, यहाँ पे आंसर मार ही दिया है दीदी ने, तो ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, मेगास्थेनीज एक डैश डैश था। क्या था? तो वो क्या था? विजेता था। सब तुम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में डैश 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 अवस्थित है। क्या अवस्थित है? अशोक स्तंभ। यहाँ पे वीडियो रोक के तुम लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर लेना लो। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से संकलित विवरण इतिहास कहलाता है। देखो इसे छोटे में भी लिख सकते हो तुम लोग। इसके माध्यम से हम अपने पिछले पीढ़ियों के अतीत के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से इतिहास का संबंध अतीत के घटनाओं के साथ होता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज, सॉरी मैं इसका इंग्लिश लिखना भूल गई हूँ, तुम लोग लिख लेना। लोग बुक में था, यहाँ पे देख लेना, बुक में था यहाँ पे वैश्विक गांव, देखो लोग यहाँ पे है ना वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज, लिख लेना लो। वैश्विक गांव क्या है? आज के आधुनिक समय में हर एक गांव और शहर विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण आज की दुनिया सिमट गई है। इसी सिमटी हुई दुनिया को वैश्विक गांव कहते हैं। वैश्विक गांव वैश्वीकरण की देन है। आज तुमसे कोई पूछ ले वैश्विक गांव किसकी देन है, तो वैश्वीकरण की देन है, जिनके अंतर्गत पूरे विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज में विदेशों निवेशकों, तकनीकी जानकारों एवं विद्वानों की रहने की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, हो गया। अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अतीत को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन काल में लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धियां हासिल की,
कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की, इसे जानना जरूरी है। इससे हमें सुंदर भविष्य के निर्माण में प्रेरणा मिलती है। हमें वर्तमान को सुखद बनाना, विकसित बनाना है। तो अतीत को सही ढंग से समझना होगा। हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए ध्यान, विश्वास में दुराग्रह, जाति प्रथा एवं संप्रदायवाद जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। सॉरी आया था कि नहीं पूरा कैसा हो गया, कर लेना लोग अपना, मैं आगे पढ़ा दूँगी। अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीकों से संकलित करना इतिहास है। जब हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि किसी समय की वस्तुएं हैं। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। संस्कृति, सभ्यता कब, कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, किस प्रकार व्यापार करते थे, नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, सारी जानकारी जो अतीत में थी इतिहास से ही प्राप्त होती है। कार्बन 14 पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है कि वस्तुएं कितना पुराना है। ठीक है, अच्छा तुम लोग नोट्स बना ले लो, मैं पढ़ा चुकी हूँ। हो गया? ओके, धन्यवाद बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय 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 बच्चों।